नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी चौहान और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर अंजुम कुरैशी जी। मैडम आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं पैरेंटिंग मिस्टेक्स, रेज़िंग अ चाइल्ड, आइडियल रूटीन एंड साइकोलॉजी। और सीधा मैम मैं प्रश्न पे आऊँगी। अ, पैरेंटिंग क्या है और इसमें परिवार की क्या भूमिका होती है? थैंक यू मैम। दिस पैरेंटिंग, अगर हम पैरेंटिंग की बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि बस पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा या माता पिता वो जो है अपने बच्चों को बड़ा करें, लेकिन सिर्फ बड़ा करना काफी नहीं है। उन्हें हम किस तरह के संस्कार दे रहे हैं ताकि आगे चल के वो जीवन में सिर्फ ऐसे कोई सक्सेसफुल मतलब हम यही समझते हैं कि सक्सेसफुल होना मतलब कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल करना या पोजीशन हासिल करना नहीं, बल्कि जो पेरेंट्स हैं और वो सब सिर्फ पेरेंट्स नहीं, फैमिली में अगर हम लोग पेरेंटिंग की बात करें, इट इज नॉट ओनली अबाउट माता पिता, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, योर ग्रैंड पेरेंट्स, आपके चाचा चाची जो आपके साथ रहते हैं, आपके कजिन। इनफैक्ट ये लोग बच्चों को इस तरह से रेज करें कि वो आगे चल के एक बहुत अच्छा इंसान बने, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना सबसे ज्यादा जरूरी जी। मैम ट्रेडिशनल पैरेंटिंग एंड मॉडर्न पैरेंटिंग में क्या डिफरेंस है? है। यहाँ ट्रेडिशनल पेरेंटिंग जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें ये हुआ करता था कि देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस, हम लोग कह सकते हैं, एक डर रहता था, मतलब डर कहते हुए एक्चुअली रिस्पेक्ट था पेरेंट्स के लिए। जहाँ पे इवन मैं भी अपनी भी बात करूँ तो आई एम नॉट एबल टू बी सो फ्री विद माय पेरेंट्स टिल नाउ। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि द वी आर फ्री विद द चिल्ड्रन कम एंड टॉक टू अस फ्रीली, हमारे साथ फ्रीली बात कर पाते हैं। जी। पहले हाँ, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हुआ करते थे, एक कहीं पे डिस्टेंस हुआ करता था जिसको लोग डर का नाम देते थे, लेकिन मुझे लगता है वो डर नहीं था, वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट था, डिसिप्लिन था, और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में हुआ। जी। तो मैम आज जैसे इतना मॉडर्नाइज़ेशन हो रहा है, इतना एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी, फिर भी पहले के मुकाबले आजकल के पेरेंट्स वेल एजुकेटेड हैं। तो मैम बच्चों की परवरिश में फिर भी पेरेंट्स से क्या गलतियाँ हो रही हैं कि हम देख रहे हैं कि बच्चों में अग्रेशन बहुत बढ़ रहा है, बच्चे इतनी जल्दी सक्सेस की ओर नहीं जा रहे हैं, थोड़ा बताइए मैम? एग्रेशन इसलिए बढ़ रहा है मैम, मुझे लगता है कि हमने जिस तरह की सहूलियत उन लोग को दे रखी, स्पेशली मोबाइल, टीवी, इस पे जिस तरह का कल्चर दिखाया जा रहा है, और वैसे भी हम हमारे जो संस्कारों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं संस्कार नॉलेज जो हमारे दादा दादी में हुआ करते थे, जी। वो एक गैप हो चुका है, हम तक वो गैप हो चुका है और हमारी जनरेशन को हम पास नहीं कर पा रहे हैं। तो जी। उसकी और दूसरी चीज है जहाँ पे हम लोग हर वक्त टीवी और मोबाइल को दोष दिया करते हैं, वो ऐसे ही कंटेंट को देख रहे हैं कि उनको लगता है कि सब कुछ उसी तरह से फास्ट चलना चाहिए। उनमें वो जो पेशेंस है, सब्र है, वो कहीं न कहीं आजकल के जनरेशन में खत्म होता जा रहा है। जी। अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम या वाईटी शॉर्ट्स, इतने छोटे-छोटे वीडियोज़ वो भी नहीं उनसे देखे जाते। तो यहीं से समझ में आता है कि उनमें पेशेंस लेवल कितना है। जी। तो मैम फिर आप जैसे बता रहे हैं तो अगर एक जेंटल पेरेंटिंग पे अगर आते हैं पेरेंट्स बिल्कुल आइडियल हो गए अगर पेरेंटिंग करते हैं तो उसका बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मैम? जेंटल देखिए पेरेंटिंग का? जी। जेंटल पेरेंटिंग को कभी-कभी कन्फ्यूज़ किया जाता है कि हम बच्चों की हर चीज़ को मानें। वो जेंटल पेरेंटिंग नहीं होता है। आजकल ऐसा होता है कि हमको लगता है कि जो भी बच्चे ने माँगा हमने उसको पूरा किया। वो एक चीज़ माँगेगा, हम उसको 10 लाके देंगे। जी। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जेंटल पेरेंटिंग का मतलब है कि हम उनको समझें, क्योंकि हमने जिस तरह से दिया है वो दौर अलग था, अभी कुछ और है। तो हमने बच्चों को समझना चाहिए, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, जेंटल पेरेंटिंग के नाम पे कभी-कभी पेरेंट्स ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाते हैं, जो चीज़ माँगते हैं वो लाके देते हैं, उससे ज़्यादा लाके देते हैं, उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरी करने की ज़रूरत होती है, समझते हैं। तो जेंटल पेरेंटिंग को थोड़ा-सा अलग मतलब समझना चाहिए पहले जेंटल पेरेंटिंग क्या है, कि हम बच्चों को समझें और उसके हिसाब से अपने आप को बदलें और उसके हिसाब से अपने पेरेंट टेक्निक्स को। जी। तो मैम जैसे बच्चों को कई बार डाँट देते हैं मदर, फादर, पेरेंट्स फैमिली में तो जैसे उनको कई बार धमकियाँ दे देते हैं तो वो देना ठीक है? कभी-कभी ना ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे जेंटल पेरेंटिंग की बात कर रहे हो तो हम वो कुछ भी करें, हम लगते हैं नहीं बेटा, कभी हम हाँ प्यार से तो बात करनी, नहीं बेटा ये सही नहीं है। लेकिन कभी कभी जब वो नहीं समझ पाते हैं,
कि हम उन्हें बता रहे हैं, क्योंकि उन पे जो इन्फ्लुएंस है उनके फ्रेंड्स का या जहाँ पे भी जिनके भी साथ में रहते हैं, जी, कभी-कभी जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से वो चीज़ को समझ नहीं पाते। तो जी। कभी-कभी सख्ती बरतना ज़रूरी होता है, जब हम लोग थोड़ी सख्ती से उनको बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तो शायद वो इस चीज़ को सोचे। तो हाँ, जी हाँ, कभी-कभी हमें करना ही पड़ता है, नहीं तो आई डोंट थिंक कि हम लोग आज की जनरेशन को कंट्रोल कर पाएँ। मैम इंडियन रूटीन क्या होना चाहिए बच्चे का? मैम इंडियन रूटीन यस, अगर हम लोग बात करें तो हमारी भारतीय संस्कृति से बढ़कर तो खैर कुछ भी नहीं। जी, और इंडियन रूटीन जब हम बात करते हैं तो जैसे आप किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए या आप किसी भी ट्रेडिशन, डिफरेंट ट्रेडिशंस इंडिया में हो, हर जगह एक चीज जो कॉमन बताई जाती है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मतलब सुबह जल्दी उठना, वहां से शुरुआत होनी चाहिए। वरना अगर हम देखें तो यंग जनरेशन स्पेशली किसी को वो देर रात तक जागेंगे और सुबह लेट उठेंगे। तो फर्स्ट थिंग ये चीज हमें चेंज करनी है। तो उसके लिए बच्चों को बोल के कोई फायदा नहीं है, उसके लिए पेरेंट्स को ही ये चीजों को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठे, जी, उसके बाद में आपकी जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको पेरेंट्स भी फॉलो करें, जी, तभी जब पेरेंट्स फॉलो करेंगे तो बच्चे भी फॉलो करेंगे। क्योंकि आज सिर्फ शिक्षा की जरूरत नहीं है, हमें शिक्षा, संस्कारों के साथ शिक्षा उनको देने की जरूरत है। तो जी। संस्कार, शिक्षा ये सभी इस चीज से आएंगे। दिस इज व्हाट ऑल इंडियन सिस्टम इज अबाउट। लेकिन मैम फिर भी जैसे आजकल लाइफ साइकिल काफ़ी डिस्टर्ब है, लाइफ एक तरह से रूटीन में नहीं है, पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो अगर रूटीन नहीं बन पा रहा है बच्चे का तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है बच्चे पर अगर रूटीन में नहीं है तो? देखिए उस पे इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा। इनफैक्ट ये जो हम लोगों को पहले से जो बताया गया है ना, सुबह उठने का एक समय और रात में जल्दी सोने का समय, अगर साइंटिफिक रीजन इसके पीछे ये देखिए तो हमारे बॉडी का जो साइकिल है, द सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, किस समय पे कौन से हार्मोन सेक्रीट होते हैं और वो जी, हमारे लिए किस तरह से जरूरी है, देयर इज जी, साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस। द काइंड ऑफ डाइट प्लान जो हमें दिया जाता है, जैसे बोलते हैं ना इस त्योहार में ये चीज खानी चाहिए, तो सर्दियों में सरसों का साग खाइए जी, या जो भी है, इस तरह की जो चीजें हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो हमें, हाँ, हम दोनों भी वर्किंग होते हैं, कई बार दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, लेकिन हम कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके हम इस रूटीन को मेंटेन करें जी, और बच्चों को क्वालिटी टाइम दें। एक टाइम तो फिक्स करें, जी, साथ खाने का ही सही या साथ बैठने का एक टाइम हमें फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम चाहे तो सब कुछ हो सकता है, जहाँ चाहे वह राह है, वो कहते हैं जी, ना। तो इसलिए वी हैव टू सिम्युलेट चेंज आवर। जी। तो मैम जैसे बच्चे बहुत जो है टेंट्रम्स कर रहे हैं आजकल, तो वो क्यों है? ऐसा क्यों आ रहा है बच्चों के अंदर? एक मेन रीजन अगर मैं कहूँ तो उसका यही है कि पेरेंट्स आजकल सोचते हैं कि हम उनकी सारी जरूरतों को पूरा करें। जी, वो जो भी मांगते हैं हम उसको, हर चीज को पूरा करें। क्योंकि फिर उनको धीरे धीरे क्या हो गया, उन्होंने जो मांगा, जैसे मांगा, जब जो करने को चाहा हमने कर दिया। जी, तो जब एक आध बार ऐसा होता है कि हम उनकी वो जो भी हमसे मांग रहे हैं हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, तो उनमें वो चिड़चिड़ापन आता है। क्योंकि जैसे कहते हैं रिजेक्शन, फेलियर, हमने जी, कभी देखा ही नहीं। तो इसलिए हमें हमेशा, कोई भी वो चाहे हमसे जो भी कहे हमें ये चाहिए, मुझे ये करना है, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं उन चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है। कभी कभी हमें उनसे समझाना भी पड़ेगा कि ये चीज गलत है तो आपको नहीं करनी चाहिए, या हम आपको ये चीज दिला के नहीं देंगे। जी, मतलब 10 चीजें अगर वो मांग रहे हैं तो कम से कम ऐसा करे, एक या दो तो ऐसा करे कि जो अगर जरूरत नहीं है तो उसको ना दे। जी, नहीं तो जब हम लोग सारी जरूरतें जब उनकी पूरी करने लगते हैं तो ये चीजें आएगी ही, जब एक बार हमने उनको ना बोला तो पूरा घर उठा लेंगे अपने जी, जी, साथ। जी, दिस इज गोइंग टू। बिल्कुल मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं आफ्टर 6 मंथ हम उनको फीड के बाद में थोड़ा कुछ देना शुरू कर देते हैं सॉलिड डाइट। तो मैम उस एज के बाद में कब तक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? थोड़ा ये फैक्ट और मिथ वाला क्वेश्चन है। शुगर और सॉल्ट की मैं बात कर रही हूँ, वो बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि अदर कंट्रीज़ में तो नहीं देते हैं मैम, ये तो मुझे कन्फर्म है। यस, अदर कंट्रीज में तो नहीं देते हैं, लेकिन हमारा रूटीन कुछ इस तरह से हो चुका है कि हम लोग सॉल्ट और शुगर देते हैं। लेकिन हाँ, तो लेकिन अगर सॉल्ट सॉल्ट की अगर हम बात करें तो आजकल हम जो आयोडाइज नमक लेते हैं, जी, तो उसकी जगह पे सेंधा नमक है हमारे पास, काला नमक है। तो जी, ये चीजें हम लोग उनको दे सकते हैं। जी, सॉल्ट और शुगर की हम बात करें तो शुगर की जगह गुड़ है, जी, या तो फिर जो ड्राई फ्रूट, मतलब जहाँ पे अंजीर है या किशमिश है जी, या खजूर है, इन सब में भी स्वीटनेस होती है, नेचुरल स्वीटनेस होते हैं। तो या आप उनके लिए शेक बना रहे हो तो बनाना और दूध, ये सब जो स्मूदी, तो ये सब हम जहाँ तक हो सके शुगर को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। शुगर और सॉल्ट दोनों चीजें हम लोग अवॉइड तो कर मैम सकते इसमें शुगर का अल्टरनेट हम जैगरी यूज़ कर सकते हैं ना बच्चे के लिए? तो जैगरी तो आई थिंक बेनिफिशियल है। हैं। यस,
जैगरी यस, पाउडर? यस, जैगरी इज़ मोर बेनिफिशियल। हम उसको या हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे घर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब हमको लगता है कि हम लोग सिर्फ़ शक्कर से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग गुड़ में बनाते हैं। हुँ। तो मेरी दादी ने भी मुझे बताया था कि अरे हाँ, ये चीज़ से हम तो पहले गुड़ से ही बनाते थे, लेकिन पता नहीं बीच में कहाँ से शक्कर आनी शुरू हो गई। तो आजकल तो वीडियोज़ है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है, अगर किसी को नहीं पता कि हाँ, अगर बट मुझे मैम ये वाली अब चीज़ ना बनानी है, वापस से हमको ट्रेंड अक्सर आ लगता रहा है कि है, हमें शक्कर ही वापस से डालनी है। ट्रेंड आ रहा है, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं, तो ये ट्रेंड आ रहा है, वापस से लोग जैगरी की तरफ आ रहे हैं, काफ़ी लोग जो हैं, जो जानते हैं वो यस, अच्छा है। हाँ, आ रहा अ, है, आ रहा है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा ये है कि बच्चे आजकल बहुत टीवी, मोबाइल फ़ोन पे हैं, तो बच्चों का एक स्क्रीनिंग टाइम कितना कितना होना चाहिए? जितना कम से कम हो। लेकिन पता जी। है ये जो स्क्रीनिंग टाइम है कहीं न कहीं पेरेंट्स हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बच्चा जब स्कूल जा रहा होता है, तो उसको उठते ही मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया जाता है, मम्मी उसको ब्रश करवाती है, नहलाती है, कपड़े पहनाती है, कुछ खिलाती है। वो पूरा टाइम मोबाइल पे होता है, उसको पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है। उसको सुबह उठने से लेके उसका जो स्कूल में उसको जिस तरह भी जाना है, चाहे बस में जी। जाना है या उसको पता ही नहीं होता है। और उसके बाद भी खाना खाना है तो उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। तो ये जो टाइम इंक्रीज़ हुआ है वो हमारी वज़ह से नहीं हुआ है, पेरेंट्स की वज़ह से हुआ है। इसको कम करना भी हमारे ही हाथ में है और जितना कम से कम हो सके, क्योंकि जो ब्लू लाइट रेडिएशंस उसमें होती है, वो बहुत ही हार्मफुल होती है। बच्चों को इतनी छोटी उम्र से सिर्फ़ आँखों की नहीं, मेंटल प्रॉब्लम्स भी होने लगी, बहुत छोटे बच्चों को। तो वी शुड ट्राई टू रिड्यूस। एक दिन में हम नहीं कर सकते कि हमने मोबाइल छीन लिया, लेकिन मैम इसका आप राइट? ऑल्टरनेट कुछ बता पाएँगे, तो क्या क्या हो थोड़ा-थोड़ा में सकता है? रिड्यूस करना चाहिए, इस स्ट्रिक्ट करना चाहिए। स्क्रीनिंग टाइम क्या देखिए, अवॉइड करने के लिए? अल्टरनेट तो ये है कि हमें टाइम देना पड़ेगा। जी, स्क्रीनिंग टाइम तो नॉट मोर देन 1 5 मिनट्स से, जी। नॉट मोर देन 1। और उसको धीरे-धीरे कम करें, जितना भी जो टाइम है, उसको धीरे-धीरे हमें कम करना पड़ेगा, एक दिन में तो नहीं हो सकता। ओके मैम, बच्चों की जो फूड हैबिट्स है, तो वो कैसी होनी चाहिए, या उनको फूड हैबिट्स कैसे उनके अंदर बनाई जाए? ये मतलब एक मेजर प्रॉब्लम रहती है सभी मदर की, खाना खिलाने के लिए। जो बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स या दाल, सूप वगैरह बहुत अवॉइड करते हैं, जंक फूड की तरफ जा रहे हैं। तो फूड हैबिट्स पे मैम थोड़ा बताइए आप प्लीज़। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है एक्चुअली, क्योंकि बच्चों को अगर आप बोले कि हाँ बेटा ये पराठा खा ले, जी, आलू पराठा खा ले, मेथी पराठा खा ले, उनको लगता है कि आप खिला रहे हो। बट वहीं आप उनको अगर पिज़्ज़ा देते, तो दे आर तो जैसे बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं। तो लेकिन हमें बचपन से ही ना ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, उसको हम लोग दें और उसको प्रेज़ेंट इस तरह से करें कि उनको कुछ अच्छा लगे। जैसे मान लीजिए आजकल वो आता है कि भई रोटी आपने ले ली और उसी के ऊपर जो आपकी कुछ वेजिटेबल्स है उनको आपने सजा दिया, उसको खूब अच्छे से डेकोरेट कर दिया, तो उसको अच्छा लगता है तो वो खाएगा। मीन्स इट इट विल लुक समवेयर लाइक अ पिज़्ज़ा। तो ऐसा कुछ हमने अल्टरनेटिव उसको करना चाहिए कि वही सब्जी-रोटी हम उसको खिलाएँ, लेकिन कुछ अच्छी तरीके से उनको खिलाएँ, उनको थोड़ा-सा टेस्टी उसका लुक चेंज करके खिलाएँ, क्योंकि वही बेस्ट है। और जो जंक फूड आ रहा है, जहाँ पे मैदा यूज़ हो रहा है, बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो तो कहीं भी अच्छा नहीं है। तो और उनको बेनिफिट्स भी हमने बताना चाहिए, हमने कहीं न कहीं रूटीन चेंज करना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। मैम कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें बच्चों के साथ में शेयर नहीं करनी चाहिए, तो आप प्लीज़ थोड़ा बताइए पेरेंट को क्या ध्यान में रखना चाहिए? यस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज़ हमें हमें कभी भी हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जी, उसको बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करना चाहिए। जी, अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है या बहुत खराब है। जी। अगर बहुत खराब है, हम उसको अगर हम लोग डिस्कस करते हैं उनके सामने, उनको अगर पता चलता है, तो वो भी उनको एक स्ट्रेस आ जाता है कहीं न कहीं कि अरे! मुझे तो ये करना था, मुझे तो वो करना था, मुझे ये चीज़ चाहिए थी, अब मुझे एक्सपेक्टेशंस कैसे बढ़ने मिलेगी? लगती हैं, डिमांड तो बढ़ने लगती है। जी, डिस्टर्ब होता है। और वहीं पे अगर बहुत अच्छी है, ये भी उनको पता चलता है कि नहीं इनके पास तो बहुत है, मैं तो जो करना चाहूँ तो वो कि वो जब उनको पता चलता है, वो बार-बार जो डिमांड करेंगे और हर हर बार उसको पूरी करेंगे, तो वो गलत राह पे भी जा सकते हैं। जी। सो बोथ द थिंग्स आर डेंजरस, चाहे हमारे हालात अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी हैं हम उनके सामने डिस्कस ना करें। तीसरी चीज़ इसमें ये है कि हम उन्हें हर बार ये भी एहसास नहीं दिलाएँ कि हमने आपको कितना दिया है। ये जी, हमारा फर्ज़ है, जी, एज़ अ पैरेंट हमारा फर्ज़ होता है कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। तो ये भी हम नहीं दिलाएँ कि हमने आपके लिए इतना पैसा खर्च किया। तो these things we should never talk in front of children. जी। मैम थोड़ा मुझे झिझक हो रही है पूछने में, आजकल कोकोमेलन चैनल आपने भी अच्छे से सुना होगा। तो वो काफ़ी ट्रेंड में भी है पोएम के मैटर में, और अगर आई डोंट नो आपने वो देखा है, उसकी पोएम का कॉन्सेप्ट उसमें देखा नहीं है, वो क्या स्टोरी होती है, वो क्या मैसेज वो देना चाहते हैं, क्योंकि बट हर एक बच्चा कोकोमेलन का दीवाना है। तो मैम वो चैनल बच्चों को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? कोकोमेलन तो एक्चुअली मैंने कभी नहीं देखा था। जी,
लेकिन हाँ, मैं जानती हूँ ऐसे मैंने खुद कभी नहीं देखा बट जस्ट पढ़ा है कि हाँ, ऐसे-ऐसे चैनल्स जो हैं बच्चों के लिए होते हैं। जी, लेकिन ये सारे जो चैनल्स होते हैं, हम लोग को इसलिए अच्छा लगता है कि वो चाइल्ड फ्रेंडली मटीरियल दिखा रहे हैं कि मतलब जी, छोटे-छोटे बच्चे हैं जिसमें वो कार्टून फॉर्म में दिखाए जा रहे हैं। जी। लेकिन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पर ये है कि देयर एवरीथिंग इज़ वेरी सुपरफिशियल। मतलब अभी ये करो तो रोबोट से ये चीज़ आ रही है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन वेरी फास्ट। तो बच्चे उसी तरह से सोचने लगते हैं, उसी तरह से बात करने लगते हैं। जी, वहाँ पे सब कुछ जो इतना आसानी से हो रहा है, उनको लगता है कि हमारे लाइफ में भी सब कुछ ऐसे ही है। यस, तो वो उसमें ज़्यादा रहना लगते हैं। जी। तो दिस शुड बी अवॉइडेड। तो ये कहीं-कहीं पे थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है इन चैनल्स का। जी, मैम वैसे आपने वीडियो गेम का तो सुना होगा जब हम भी बचपन में थे तब उस टाइम से ट्रेंड में ही है वीडियो गेम बट आजकल बहुत ईज़ी अवेलेबल हो गए हैं ड्यू टू मोबाइल्स फ़ोन। सो आप ये बताइए कि बच्चों के लिए ठीक है या नहीं? क्योंकि पहले क्या लिमिटेशन होती थी वीडियो गेम अगर खेलते थे तो पहले वो बहुत ईज़िली अवेलेबल नहीं हो पाता था। और वो भी ये रहता था कुछ जो रिच लोग जो होते थे वही अफ़ोर्ड कर पाते थे। मीडियम क्लास का बच्चा या तो कर भी नहीं पाता था। तो अभी क्या है अब तो हर घर में है, बच्चा खेल हुँ, सकता है। हुँ। तो ये मैम बच्चों के लिए ठीक है? देखिए, वीडियो गेम खेलना सही या गलत, वो हम लोग इस तरह इतना जल्दी हम हाँ या ना में नहीं उसको जी, कह सकते। जी। लेकिन वो किस तरह का वीडियो गेम खेल रहा है, उस पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो गेम्स ऐसे हैं जहाँ पे ना हर जगह वो मारना, काटना, इस तरह के मतलब बंदूक यस, लेके वो यस। दौड़ेगा, फिर इसको मारेगा। ये सारी जो चीज़ें ऐसे वाले जो डिस्ट्रक्टिव एटमॉस्फियर जो दे रहे हैं ना, वो वाले वीडियो गेम्स को अवॉइड करो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो गेम्स लेकिन इसी तरह के होते हैं। लेकिन मैम मैंने तो ऐसे भी और देखा है आपने सुना होगा कुछ-कुछ गेम्स तो बैन कर दिए। कुछ फादर्स मैम हैं घर में, कुछ फादर मैंने देखा है, वही वीडियो गेम खेल रहे हैं, बच्चों के सामने। तो उस सीन में फिर यस, बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? मतलब इवन फादर को हम देखते हैं काफ़ी घर में तो ये कलेश ही होता है कि मतलब पिता ही खेल रहे हैं तो बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? तो उस सीन में आप क्या सजेशन देंगे मैम? नहीं ये तो नहीं कर सकते। देखिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे जो है हमेशा पेरेंट्स को फ़ॉलो करते हैं। जी, हम उनको कितना ही बोले ये चीज़ गलत है, तुम मत करो। लेकिन सिर्फ़ ये बोलने से नहीं फ़र्क पड़ेगा। जी, वो हमको देखेंगे और बोलेंगे अरे आप तो खेल रहे हो, जी, तो मैं क्यों ना खेलूँ? तो वो अगर ऐसा नहीं है तो इन दैट केस द पेरेंट्स विल हैव टू स्टॉप दिस हैबिट। उन्हें पहले उनको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ तक कि मोबाइल पे अगर वो ज़्यादा रहते हैं तो उनको अपना मोबाइल टाइम या स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना पड़ेगा। तभी हम लोग बच्चों को बोल सकते हैं। अदरवाइज़ आप उनको 10 बार 20 बार कैसे भी बता लो, सख्ती से बता लो लेकिन वो नहीं मानेंगे। फॉर दिस द पैचिंग दैट हैपेंस। मैम जैसे बच्चा सोने जाता है तो जनरली ये देखा गया है कि बोलते हैं कि बच्चे को डाँटना नहीं चाहिए। है ना मैम? और या उसको कुछ भी ऐसी चीज़ या नेगेटिव मतलब मुँह से बात नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि रात में बच्चा डर सकता है, जब सोता है तो वही सब चीज़ें उसके माइंड में क्लिक करती हैं, वही उससे रिलेटेड फिर उसको थॉट्स दिमाग में आते हैं, वैसे ही फिर ड्रीम्स उसको आने लगते हैं। तो मैम ये बताइए बेड पे जाने से पहले एज़ अ पैरेंट क्या बच्चे के साथ में बिहेव करना चाहिए? कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए बेड टाइम बताइए मैम? पहले तो उसको ना थोड़ा-सा एक छोटा-सा हाइजीन रूटीन दे दें। मतलब थोड़ा ये मेरे ख्याल से ये 3-4 साल के होने के बाद तो दे सकते हैं जी, कि आप अपना फेस वॉश कर लो, जी, ब्रश कर लो। तो ये आपका एक हाइजीन रूटीन वहाँ हो जाता है। उसके बाद अगर हो सके तो कोई स्टोरी बुक है, कोई अच्छी-सी स्टोरी हम थोड़ी-सी ही पढ़ लें उसके सामने। जी, फिर तीसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि कोई भी ना कोई मंत्र हो, श्लोक हो, वो उनको उस समय पे याद कराएँ और फिर बोले कि आप सो जाओ। जी, और जो थोड़े बड़े जब हो जाते हैं, जब टीन इयर्स वगैरह, तो एट दैट टाइम पे हम लोग तो उनको थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी हम लोग करवा सकते जी, हैं। बट दिस इज़ वेरी नाइस कि कोई आपका मंत्र है, श्लोक है, एनीथिंग और एनी वर्सेस फ्रॉम योर रिलिजियस स्क्रिप्चर्स उनको याद कराएँ, वो पढ़े और सो जाए, तो जी, देखना वो नींद भी अच्छी आएगी और उनसे ना थोड़ा-सा दिन भर के बारे में थोड़ा-सा उनके बारे में जानें। जी, कहीं न कहीं एनालिसिस हो जाए। जी। तो दैट विल बी वेरी मैम आजकल हमने देखा है जो मदर हैं वर्किंग हैं एजुकेटेड हैं और वर्किंग भी हैं और कुछ है कि फैशन भी हो गया है कि अगर पढ़ी लिखी है तो वो जॉब भी करेगी चाहे बेबी हो या नहीं हो गुड। मतलब प्रायोरिटी ऑफ जॉब की रहती है एज कम्पेयर टू चाइल्ड बट हो सकता है कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस भी ऐसी हो सकती हैं कि दोनों का अर्न करना जरूरी है बट इस सीन में यदि अगर सिंगल फैमिली है जॉइंट फैमिली नहीं है या वहाँ पे इन लोग साथ में नहीं है सपोर्ट नहीं है एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है तो सीन में वो ऑप्शन ढूंढते हैं नैनीज को रख लेते हैं या डे केयर सेंटर में बच्चे को छोड़ते हैं, तो मैम ये क्या सही है? बच्चे को माँ से इतना लंबे समय अगर दूर है, इतनी कम एज में, आजकल ये बहुत ट्रेंड है मैम इवन ये क्रैच वाला जो कल्चर है वो बहुत फल-फूल रहा है, इस सोच के कारण। यस। थोड़ा बताइए मैम? मैम छोटे बच्चे होते हैं जैसे वर्किंग वुमन हैं
उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, फैमिली में कोई रखने के लिए नहीं है बच्चा, तो वो क्या करती हैं, में बच्चे होती हैं या नैनीज़ को रख लेती हैं। तो क्या बच्चे के लिए वो सही है, इतना लंबे समय के लिए बच्चे का माँ से दूर रहना? अगर स्ट्रेट अवे कहूँ तो ये तो सही नहीं है। जी, लेकिन हमारे इधर जो वर्किंग वुमेन के लिए जो रूल्स है ना, वो भी कहीं न कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। जी, लीव तो ख़ैर मिल जाती है, वो भी आप देखो तो 6 महीना बोल के प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन तो 3 महीने से ज़्यादा लीव नहीं देती जी, है। कहीं न कहीं उनके लिए रिलैक्सेशन होना चाहिए वर्किंग आवर्स में, सो दैट जो मदर्स हैं वो जल्दी घर आ सकें। और इस समय फैमिली का सपोर्ट भी इक्वली ज़रूरी है। जी। Even if somewhere someone is there in the family, they should stay at that time. उससे ये जो है कि एकदम हम लोग पूरी तरह से डे केयर में उनको छोड़ रहे हैं या किसी आया के भरोसे उन्हें छोड़ रहे हैं, तो इसके रिस्क थोड़े कम। लेकिन मैम बच्चा तो बहुत छोटा है, वो तो अपनी फीलिंग्स उसकी माँ से अलग होने के बाद में क्या फ़ील वो करता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। फिर भी बच्चे के ब्रेन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसका? इफेक्ट तो पड़ेगा, वो कितना ही छोटा होगा लेकिन वो अपनी माँ को तो बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। जी, तो द मदर शुड ट्राई टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम, यहाँ तक कि इवन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द ऑफिस, उन्होंने कोशिश की, मतलब ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस जाने के बाद, जी, उस समय जब आप घर पे रहते हो तो कोशिश करें कि मैक्सिमम टाइम आप घर पर रहें। और जब अगर बहुत छोटा है, जैसे कि आपने कहा इवन इज जस्ट अ बेबी एंड दैट केस, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, जी। वो बहुत जरूरी है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है घर में, तो बच्चों के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? बच्चे अगर घर में छोटे हैं, स्पेशली यदि बहुत छोटे हैं, सेंस ये 3-4 साल से ऊपर के हैं, तो उनका बताइए मैम, उनके ब्रेन के डेवलपमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग एज है। वो तो एक कैची वाली एज होती है, वो देखता है, जो वही सीखता है बच्चा। जी, यस, जो आपने कहा जो देखता है वही सीखता है ऑफ कोर्स। और उसके लिए सबसे पहले तो ना एक तो है कि डर, जी, उसके पेरेंट्स के लिए ही वो डर उसके मन में आ जाएगा, वो पेरेंट्स के साथ फ्री नहीं रह सकेगा। जी, दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर इंडियन घरों में ये देखा गया है कि फादर इज वेरी डोमिनेटिंग और वो मदर्स को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ जी, भी बोलते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस अगर हम बोले तो सिर्फ ये नहीं कि मारे आप, जी। दैट इज ओनली नॉट दैट इज वायलेंस, बट दैट इज नॉट जस्ट फिजिकल, एप इमोशनल, वर्बल, जो भी इमोशनल है, चीजें अब्यूज़ होती हैं, लैंग्वेज का तो यूज़ करना भी इवन पेरेंट्स से हो गया। डरेगा और दूसरा हुँ, रिस्पेक्ट भी खो जाता है। जी, या दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो जब वो देखता है तो पेरेंट्स के लिए भी उसका रिस्पेक्ट कम हो जाता है, जी। वो भी एक चीज होती है, वो डरता भी है। और जहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि जेंटल पैरेंटिंग, हम उनके साथ बहुत अच्छे से फ्रेंडली रहें, उनकी वो जो कहता है हम करें, वो नहीं हो पाता है, वो जो बॉन्डिंग है वो नहीं हो पाता है, एक कम्युनिकेशन गैप हमेशा रहता है। जी, अब मैम जैसे आपने बताया कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, इसमें अगर फादर मदर के लिए वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा अपने ब्रेन में एक इमेज बना ले अगेंस्ट टू फादर, कि भई मेरे फादर ऐसे हैं, तो मुझे फादर को नहीं, मुझे मम्मा को सपोर्ट करना है, या बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं कि भई देखो पापा ने ऐसा किया, तो मम्मा डर गईं, तो इस ऐसा करने से मतलब मैं भी किसी को डरा सकता हूँ, डाँट के, मार के, गालियाँ दे के, एक्स वाई ज़ेड कुछ भी होके, तो बच्चा किस चीज़ को वो करेगा? मतलब ये होता है ना कि अगर किसी को डाँटने से अगर कोई डर जाता है, तो बच्चा यही देखता है कि मैं भी ऐसा डाँटूँगा, सामने वाला डर जाएगा। यस, द सेकंड थिंग, जो सेकंड चीज जो आपने बोली उसकी ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, जी, क्योंकि वो उसको ऐसा लगता है कि जब वो बाहर निकले और उसने ये देखा है घर में कि नहीं, ये डांटने से या आवाज ऊंची करने से सामने वाला डर जाता है, तो उसको ऐसे ही लगता है कि मैं भी जब घर से बाहर जाऊँ तो मैं भी यही करूंगा, तो लोग मुझसे डरेंगे, लोग मेरी हर चीज को सुनेंगे। ये भी चीज है। और दूसरी चीज जो है कि वो कंटिन्यूअसली इफ से वो ये देख रहा है कि फादर जो है मदर के साथ जो किस तरह का बर्ताव वो कर रहा है, तो वो भी मदर के साथ भी वो उसी तरह से बात करते हैं। ऐसे घरों में काफी जी। देखा गया है कि दे डोंट रिस्पेक्ट देयर मदर, उनको मदर की मैम कोई एक्चुअली रिस्पेक्ट यहाँ नहीं पे होती है। उन ये उन चांसेस बहुत उनका कम होते हैं कि फादर मदर का को कोई सेंस जो है मदर वाइफ से नहीं होता है, वो एक्चुअली फिर वहाँ पे वुमेन वाली बात आ जाती है, जो आप बोल रहे हैं। वहाँ चाहे वो यस, मदर है, सिस्टर है या वाइफ है, इवन डॉटर भी है, तो वहाँ पे या वो जो सिनेरियो है वो वुमेन वाला सिनेरियो है, अगेंस्ट वुमेन। यस, अगेंस्ट वुमेन मीन्स वो जो बच्चा है वो सिर्फ अपने मम्मी के साथ नहीं, तो एनी अदर फीमेल हु इज एंटरिंग यस। इनटू हिज लाइफ, वो उनके साथ वैसे ही करने की कोशिश मैम करता अगर जस्ट इसके अगेंस्ट में एक क्वेश्चन करूँ, ये कई बार ऐसा भी होता है, बच्चा अगर घर में नहीं है तो भी डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है।
तो ऐसा होता है कि अगर बेबी घर में आ जाए तो वॉयलेंस बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसा भी मैम होता है हमारी सोसाइटी में। बच्चा ना होना भी घर में एक लड़ाई झगड़े का कारण होता है। हाँ जी, वो तो बहुत बड़ा कारण होता है। लाइक वो एक्चुअली क्या होता है कि उनके अंदर जो जो कपल है, जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से, जी, उनके अंदर भी कहीं न कहीं एक स्ट्रेस होता है जो बाहर निकलता है जी, जी, इन झगड़ों के रूप में। जी, और फैमिली प्रेशर होता है, सोसाइटी प्रेशर होता है उनके ऊपर। तो वो जो है वो कहीं न कहीं जाके वो रोज़ झगड़े और एक-दूसरे को कुछ बोलना, वो अंदर का स्ट्रेस बाहर निकल रहा होता है। वो दैट इज़ आल्सो अ थिंग। तो बच्चे रहे भी तो भी उठता है, बच्चे ना रहे तो वो जो वायलेंस है, it is happening due to the stress both of them are having and the pressure that is given to them by the society. जी। तो इसकी वजह से ये सारी सारी चीजें बढ़ जाती हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है। आजकल हमारी जो सोसाइटी बहुत मॉडर्न हो रही है, तो पहले तो शादी करना ही नहीं चाहते हैं, कर लेते हैं तो फिर वो अपने आप को एज़ अ बेबी ट्रीट करते हैं और फिर 4-5 साल बाद यदि बेबी उनको हो भी जाता है काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स के बाद, सो फिर वो सिंगल चाइल्ड वाला एक उनका माइंडसेट हो गया है कि बेबी और गर्ल हो वो सिंगल पे ही रुक जाते हैं। तो मैम इसका थोड़ा इफ़ेक्ट बताइए यदि सिंगल चाइल्ड है, तो वो इन फ्यूचर उसके साथ में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? देखिए सिंगल चाइल्ड है और स्पेशली अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं जी, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट उसके ब्रेन पे, क्योंकि सबसे पहली बात जब भाई बहन चाहे छोटा बड़ा जो भी हमारे पास है, तो हम उसके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं। और वो जब एक साथ होते हैं ना, भाई बहन हो या दोनों भाई हो या बहन हो, जी, वो एक दूसरे के साथ इतनी सारी चीजें शेयर करते हैं कि वो पेरेंट्स के साथ भी कभी कभी नहीं बोल पाते। जी, तो वो एक चीज होता है, वो बॉन्डिंग होता है। और साथ में लोगों के साथ शेयर करना, लोगों की केयर करना, ये सब नहीं हो पाता है। जी, एक जी, रहता है तो पेरेंट्स ना पूरी तरह से उस बच्चे के लिए मतलब सब उसकी विशेष पूरी करेंगे, सब उसी की तरफ ध्यान देंगे, उनका जी, मेन फोकस ही वो होता है। जी। तो जो बच्चे में ऐसा जो डेवलपमेंट है, खुद का जो एक ग्रोथ है, सबके साथ इन्वॉल्व होना, ये सारी चीज़ें वो नहीं कर पाता। उसको भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आजकल हम लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो बोलते हैं, यस मैम, वो वो उसका बच्चा एक कारण कई ये है कि सारी हम चीज़ें बोल नहीं उसमें पा रहे डेवलप हैं। हो जाती हैं, जैसे बच्चा इंट्रोवर्ट हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाएगा, यस, उसे बिल्कुल अकेलापन अच्छा लगता है, एक मतलब इवन वो पेरेंट्स से भी अलग रहने लगता है। मैंने बहुत देखे सिंगल चाइल्ड जो होते हैं, एक रूम कोई में बंद कमरे में रहेंगे रहेगा। और एज़ अ पेरेंट वो ऐसे ट्रीट करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं है, बाहर नहीं निकलता है, शाई है। तो मुझे लगता है ये कि सिंगल चाइल्ड नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 2 किड्स तो होने ही चाहिए। यस, उनमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, एक-दूसरे से वो जब चीज़ें शेयर करते हैं, जी, तो वो एक काफ़ी हेल्प करता है बच्चों को। जी, जी। चलिए मैम, आज आपसे हमने काफ़ी पेरेंटिंग के ऊपर चर्चा की है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर हमारे हुए हैं एंड हम आशा करते हैं और अपने दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि हमारी जो वार्ता हुई है और यदि हमारी आप वीडियो देख रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको अपने सवालों का जवाब भी मिला होगा क्योंकि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन एज़ अ पैरेंट पूछे हैं। और अंजुम मैम आप हमारे चैनल पे पधारे, आपने अपना बहुमूल्य हमें समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। बहुत और मैं धन्यवाद। आपसे फिर से बहुत दोबारा धन्यवाद। आग्रह करूँगी कि भविष्य में फिर से आप हमारे पास साथ में उपस्थित हों और अपने अनुभवों से हमारे दर्शकों का ज्ञान बढ़ाएँ। और एक बार फिर से मैम बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक बार मैं अपने दोस्तों से फिर से आग्रह करना चाहूँगी, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप हमारी वीडियो को देखते हैं, तो उसे लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को हमारा चैनल शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हमें फ़ॉलो कर सकें। और जो जनरल चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे आप अवेयर हो सकें और दूसरों को भी अवेयर कर सकें, जिसके लिए हमने ये चैनल बनाया है, हमारा मकसद पूरा हो सके। आप दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद।